बिहार से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, और क्या हमारे बीच में हमारे देश के बहुत ही खूबसूरत पार्ट नॉर्थ ईस्ट से भी लोग यहाँ पर हैं। राजस्थान से लोग हमारे बीच यहाँ पर हैं। वेलकम करता हूँ मैं अपने साथियों का। यूपी वाराणसी से भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। वेस्ट बंगाल से लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। बहुत ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। हैदराबाद से भी लोग हमारे बीच में यहाँ पर हैं। दैट्स ग्रेट। कोलकाता से भी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज लगभग हर जगह से लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये सारी की सारी जो हमारी स्टेट्स हैं, यहाँ पर मेनली हिंदी भाषा को समझा जाता है और बोला भी जाता है। तो मैं अपने सेशन को मोस्टली हिंदी के अंदर ही प्रोसीड करूँगा। ऑन योर डिमांड मैं आपको इंग्लिश में भी सेशन दे सकता हूँ, बट अभी मुझे लगता है कि जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, दोज़ आर मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया एंड पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट? तो ईस्ट इंडिया से और नॉर्थ से लोग हैं हमारे बीच में। हिंदी में ज़्यादा सुविधा रहेगी उन्हें, तो हम सेशन को कंप्लीट हिंदी माध्यम से लेकर चलेंगे। बीच में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिक्स अप रहेंगी, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को, और मैं दोबारा से देखना चाहता हूँ। जी हाँ, हमारी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है 300 लोगों की। हमारे बीच में अगर कुछ पुराने लीडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, सिल्वर डायरेक्टर्स हैं या उससे ऊपर किसी रैंक पर हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मीटिंग हॉल को लीव कर दें, ताकि कुछ नए लोगों को मौका मिल पाए। आप लोगों के लिए ये ट्रेनिंग पहले भी हो चुकी है। जितने भी डायरेक्टर्स या सिल्वर्स हैं हमारे बीच में, जो ये ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं, आप लोग प्लीज़ लीव कर दें। आप लोग 10 मिनट बाद ट्राई कीजिएगा, अगर स्पेस होता है तो आप लोग इन हो जाइएगा, क्योंकि कई हमारे नए साथी ऐसे हैं जो अभी मीटिंग हॉल के बाहर हैं और वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, राइट? तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, आई होप आप लोग समझेंगे और इस इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे कि ये सेशन नए लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग जो डायरेक्टर और सिल्वर्स हैं, वो इसको स्किप कर जाएँ प्लीज़। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को दोस्तों। आज का सेशन है क्या? जैसे मैंने आपको बताया, एनडीओपी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, तो उसके अंदर उमंग बहुत होती है, एक्साइटमेंट बहुत होती है, बट कई बार कुछ ऐसी चीजों पर वो लैग कर जाता है। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वो आते हैं, प्लान देखते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद वो आपके साथ जॉइन भी कर लेते हैं, सेल्स भी आपको दे देते हैं, बट आने वाले 7 दिन या 10 दिन के अंदर आप क्या देखते हैं कि वो आपको फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, राइट? या फिर वो जिस एक्साइटमेंट के साथ आए थे काम करने के लिए, वो एक्साइटमेंट अब उनके अंदर नहीं दिखती है आपको 7-8 दिन या 10 दिन के बाद। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएँ, क्या सच में ऐसा होता है? येस और नो? कि आप किसी को जॉइन कराते हो, उस दिन बड़ा एक्साइटेड होता है और कई बार क्या होता है, अगले ही दिन से आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, या फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। बहुत सारे येस आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन और अगले 3 दिन तक चलने वाले ये सेशन इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक सॉल्यूशन दिया जा सके कि क्यों ऐसा होता है और कैसे इसको होने से रोका जा सकता है, राइट? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आज हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे और कैसे इसको रोका जा सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्लीज़ थैंक यू सो मच। अभी मुझे बहुत सारे येस मिल चुके हैं, तो आई थिंक मैं समझ चुका हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें। हमारे बिज़नेस के अंदर किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को अगर आपको लंबे समय तक रुकाना है, तो एक चीज़ के ऊपर सबसे पहले आपको काम करना होता है दोस्तों, वो होता है माइंडसेट। माइंडसेट। अगर आपने माइंड को सेट कर दिया, तो उसका पूरा करियर सेट हो जाएगा। और अगर आपने माइंड को सेट नहीं करा, तो आप उसे कितना मर्जी सेट करते रहो, आप उसे सेट नहीं कर पाओगे, राइट? तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अपने एसोसिएट का माइंड सेट करना है इस बिजनेस को लेकर, राइट? आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है और अगर आपने ये कर दिया ना, तो आपने समझिए कि 80% जंग जो है वो जीत ली। हमें से ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते हैं दोस्तों। माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते, हम काम किस चीज के ऊपर करते हैं, आते ही इंसान के साथ तुमने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, तुमने लोगों को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, तुमने उनको इनविटेशन दिया या नहीं दिया, उसके ऊपर हम लोग पूरा काम करते हैं। पर जहां बात होती है इसके ऊपर काम करने की, इसके ऊपर हम काम नहीं करते। तो ये जो हमारा सेशन है, इसका जो डे 1 है दोस्तों, यानी कि जो आज मैं आपके साथ यहाँ पर ले रहा हूँ, वो टोटली बेस्ड है माइंडसेट के ऊपर कि ये बिजनेस करें क्यों।
अगर मन के अंदर विचार आए बिज़नेस को छोड़ के जाने का, तो हमें क्यों नहीं छोड़ना इस बिज़नेस को? इसके ऊपर आज का ये सेशन डिपेंड करता है, राइट? अगेन आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है दोस्तों, मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ वेस्टीज के अंदर। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैंने दिल्ली पुलिस जो एक संस्था है, उसके एजुकेशन फाउंडेशन के साथ भी काम किया है तकरीबन साढ़े 4 साल और उसके बाद मैं यहाँ के नगर निगम में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ एजुकेशन में पिछले तकरीबन 6 सालों से। तो 10 साल से ज़्यादा का मेरा एक जॉब का एक्सपीरियंस है और आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले किसी ने मुझे वेस्टीज के सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया। अब मैं माइंडसेट की बात करता हूँ दोस्तों, वेस्टीज को जानता मैं आज से 6 साल पहले से था, बट किसी ने कभी मेरा माइंडसेट नहीं किया इसलिए मैं वेस्टीज के बिज़नेस में आ नहीं पा रहा था। और आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले किसी ने मेरे माइंड के ऊपर काम किया, तो मैं वेस्टीज बिज़नेस के अंदर आया। और आया और ना सिर्फ आया, आने के बाद मैंने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम करना स्टार्ट किया और मुझे मात्र 7 से 8 महीने लगे थे अपनी इनकम को 30 से 35 हज़ार रुपए महीना पहुँचाने में। मुझे मात्र 9 महीने लगे थे यहाँ से पहला फॉरेन ट्रिप करके आने में, जो मैं थाईलैंड यहाँ से होकर आया था और अपनी जॉब के साथ-साथ ही मैंने इस बिज़नेस को परस्यू किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर मैं अपने इस बिज़नेस को ले जा पा रहा हूँ, आप सभी साथियों की मदद से क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो आप सभी लोग हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि मैं 6 साल से वेस्टीज के बारे में जान रहा था बट मैं वेस्टीज को कर नहीं रहा था और ढाई साल पहले से क्या हुआ किसी इंसान ने मेरे दिमाग के अंदर ये बात घुसाई कि वेस्टीज बिज़नेस अगर हम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है हम सामने वाले को सिर्फ फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि यार कर लो, हमने किया है तुम भी कर लो, बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है तुम भी कर लो। आपको सामने वाले की नीड को समझना है सबसे पहले और उस नीड के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है दोस्तों, राइट? तो अब आप सामने वाले की नीड को समझें और अगर आप उस नीड के ऊपर काम करें, तो आप अपना बहुत सारा काम आसान कर देते हो, राइट? हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हम इसके ऊपर इन्विटेशन में भी बात करेंगे कि अगर आप इंसान की नीड को समझ के उसके ऊपर बात करेंगे, तो फिर आपको उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। बट कब? जब आप उसकी नीड के बारे में बात करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी बात उसके सामने रखें, ठीक है? तो चलिए, अब किसी इंसान की हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ सपने होते हैं दोस्तों। आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ सपने होंगे और मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ सपने हैं। अब उन सपनों को हर इंसान पूरा करना चाहता है। अब जब इंसान सपनों को पूरा करने चलता है, तो उसके पास बहुत सारे ज़रिए हैं, अपने सपनों के बारे में सोचने के और उसको पूरा करने के। तो व्हाई शुड एनीबॉडी ऑप्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग? किसी भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए फिर? वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आए? वो क्यों कुछ और काम ना करे? आप कई बार लोगों को कहते हैं, जैसा कि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई तेरे सपने सिर्फ यहीं से पूरे हो सकते हैं और कहीं से पूरे नहीं होंगे। पहली बात, इस स्टेटमेंट को चेंज करिए क्योंकि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दोस्तों। क्या जीवन के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते हैं? हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अगर हम भी यूज़ करते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए। बट यस, इस बिज़नेस की कुछ ऐसी खासियत हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। अगर ये खासियत आपने लोगों को समझानी और बतानी शुरू कर दी दोस्तों, तो फिर वो आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर ज़रूर आएँगे। वो खासियत क्या है? सबसे पहले हमें इस बात को समझना है। हम प्लान के अंदर एक चीज़ समझाते हैं, आप सीएनटी देखते हैं, प्रेज़ेंटेशन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को क्यों जॉइन करेगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का, राइट? अब इनकम 2 तरीके की होती है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको समझाता हूँ, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। राइट। एक्टिव इनकम क्या होती है जिसके लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा। आप जब तक काम करते हो आपको पैसा आता रहता है, जब आप काम नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं आता है। एक्टिव इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसा कि नौकरी एक एक्टिव इनकम का सोर्स है। आप जाते रहिए, ज़िंदगी भर करते रहिए और आपको पैसा आता रहेगा। फलों की रेहड़ी लगा रहे हैं, एक्टिव इनकम है। आप लगाते रहिए, बेचते रहिए, जिस दिन आपने रेहड़ी नहीं लगाई उस दिन आपको पैसा नहीं आएगा। दुकानदार है, एक्टिव इनकम है। क्योंकि जिस दिन तक दुकान खुलती रहेगी पैसा आता रहेगा, नहीं जाओगे तो नहीं आएगा। ये होती है एक्टिव इनकम, स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी इनकम कि अगर आपने जीवन के कुछ साल काम किया और उसके बाद अगर आप काम करना बंद भी कर देते हैं, यानी कि आप काम नहीं भी करते हैं और उसके बाद आप या थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, तो आपके घर एक रेगुलर इनकम आती है, इसे बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम, राइट?
अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं सभी लोगों से कि आप कौन सी इनकम जीवन के अंदर कमाना चाहेंगे, तो मुझे पता है यहाँ बैठे हुए इंसान का जवाब होगा कि सर हम पैसिव इनकम कमाना चाहेंगे, एक्टिव इनकम नहीं कमाना चाहेंगे, राइट? बट अपने आप से एक सवाल करें, जो काम आप आज कर रहे हो अपने जीवन के अंदर, क्या वो काम कभी भी आपको पैसिव इनकम की तरफ लेकर जाएगा, राइट? पैसिव इनकम की तरफ तो नहीं लेके जाएगा। मेरे कुछ साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी बीच में किसी तरीके के चैट बॉक्स में कमेंट्स ना करें। रीज़न बीइंग आपके जो कोई भी सवाल हैं, उनको हम आगे कैटर करेंगे, सेशन के एंड में हम ज़रूर बात करेंगे उसके बारे में। अभी जो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, हम उसके ऊपर बात करते हैं, राइट? तो आपको खुद भी ये बात समझनी है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सारी बातें सिर्फ़ दूसरों को समझाने के लिए नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरे को समझाने के लिए चीज़ों को नोट कर रहे हो, तो एक दिन वो इंसान तो वेस्टेज में कामयाब हो जाएगा, आप छोड़ जाओगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शिवम गोस्वामी सर को जिस इंसान ने वेस्टीज के अंदर जॉइन कराया था, वो इंसान मात्र 6 महीने के अंदर वेस्टीज छोड़कर चला गया। उसने शिवम गोस्वामी सर को एक रास्ता दिखाया, शिवम गोस्वामी सर ने उसको समझा और आज वो वेस्टीज के अंदर 10-11 लाख रुपए महीना की इनकम पर पहुँचे। अब आपको क्या लगता है कि नॉलेज तो उसे भी थी, उसे भी पता था कि क्या किसी सामने वाले को बोल के जॉइन कराया जाता है, तभी तो उसने शिवम सर को जॉइन कराया। बट उसने वो नॉलेज सिर्फ सामने वाले को देने के लिए रख रखी थी, उसने उसको आत्मसात नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर। इसलिए शायद वो इंसान समझ नहीं पाया कि एक्टिव इनकम के लिए आया हूँ या पैसिव इनकम के लिए आया हूँ। अब आपको भी ये बात समझनी है, अगर आप मेरे शब्दों को सिर्फ इसलिए सुन रहे हो कि कल को आप इसे कहीं पे चेप सको, यानी कि बोल सको, तो आप सेल तो निकाल लोगे, बट कल को आप इस बिज़नेस में रहोगे या नहीं रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मेरे शब्दों को दूसरे को सुनाने से पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना कि क्या आप सच में खुद से पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस को जानते हो? जो आज आप दूसरों को समझाते हो। चलो मैं आपको एक छोटी-सी कहानी से बताता हूँ दोस्तों। एक एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है जो मैं आपके ऊपर सुनाता हूँ, जिसको बोला जाता है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, राइट? एक पाइपलाइन की कहानी। आप लोग उसको सुनना भी और समझना भी और फिर अपने आप से सवाल करना कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, एक गाँव होता है, पहाड़ के ऊपर एक गाँव होता है। उस गाँव के अंदर एक इकलौता स्रोत जो पानी का होता है, वो होता है वहाँ पर एक तालाब। बहुत टाइम से वहाँ पर सर मैं देवेंद्र निकाम जी हमारे बीच में कोई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा जल्दी है तो आप सेशन कहीं और अटेंड कर लें। मैं आपके हिसाब से इस सेशन को रन नहीं कर सकता हूँ सर, राइट? तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बीच में किसी तरीके से आपको टोकूँ सर। तो प्लीज़ आप ये कमेंट्स करना बंद करें। मैं आपके हिसाब से अपने सेशन को रन नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जी। तो उस गाँव के अंदर क्या होता है कि एक तालाब होता है। वो तालाब वाज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल ऑफ दैट विलेज, राइट? वहाँ के लोगों के लिए इकलौता स्रोत होता है और वो तालाब सूख जाता है। अब जब वो तालाब सूख जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी जो विकट समस्या पैदा होती है वो किस चीज़ की होती है? पानी की। क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पानी नहीं है। अब वहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 लोग वहाँ पर होते हैं गाँव के और उनको लोग गाँव के लोग उनके पास आते हैं क्योंकि वो सबसे खाली लोग होते हैं। गाँव के लोग कहते हैं हम तुम्हें पैसा कमाने का एक ज़रिया दे सकते हैं, तुम कमाना चाहोगे? वो कहते हैं हाँ जी, बिल्कुल कमाना चाहेंगे। वो कहते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक झरना है, तुम बाल्टियाँ खरीदो और तुम उस झरने से ना पानी भर-भर के लाओ और गाँव के लोगों को दो, गाँव के लोग तुम्हारे को पैसा देंगे और तुम पैसा कमा सकते हो। अब वो लोग जो है बड़े उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं बहुत बढ़िया है यार, हम तो खाली बैठे रहते हैं सारे दिन, एक काम करते हैं बाल्टी लेके जाएँगे, पानी भर के लाएँगे और लोगों को बेचेंगे। वो ये करना स्टार्ट कर देते हैं। एक का नाम होता है राम और एक का नाम होता है श्याम। अब राम और श्याम रोज़ाना जाते हैं, बाल्टी भर के लाते हैं, लोगों को पानी बेचते हैं, फिर यही काम करते हैं। दिन में 3, 4, 5 बार वो ये चीज़ रिपीट करते हैं, राइट? अब एक दिन क्या होता है कि राम राम क्या करता है कि उसके माइंड के अंदर ना एक थॉट आता है। थॉट क्या आता है कि यार मैं कब तक ये बाल्टियाँ भर-भर के वहाँ पर लेकर जाता रहूँगा? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं थक जाऊँगा या मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? तो वो एक माइंड लगाता है वहाँ पर, माइंड क्या लगाता है कि यार एक काम करते हैं, झरने से लेके और गाँव तक ना एक पाइपलाइन बिछाते हैं। ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट करना, कई लोगों को लगता है उन्होंने स्टोरी सुनी हुई है। फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुननी नहीं है, समझनी है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है और अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप सच में इसको आत्मसात कर पाए हो? राम ने वो आइडिया श्याम के साथ डिस्कस किया कि भाई एक काम करते हैं, हम झरने से लेके गाँव तक का एक पाइपलाइन बनाते हैं और जब हम पाइपलाइन बनाएँगे तो ऐसे-ऐसे फलाना-फलाना होगा। अब यहाँ पे पता है क्या होता है? एक थॉट था, एक डिफरेंट थॉट, अनकन्वेंशनल थॉट।
जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में उस समय पे नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में आया। आज आपके पास जो काम है ना, जो आप कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग, ये ट्रेडिशनल काम नहीं है, ये अनकन्वेंशनल काम है। ये थॉट आपके माइंड के अंदर है। जब आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, रिस्पॉन्स पता है कैसा आता है? जैसा श्याम ने राम को दिया, उस दूसरे ने। उसने बोला तेरा दिमाग खराब है। अगर इस तरीके से कुछ हो सकता होता तो लोग पहले ही नहीं कर लेते। पागल थे कि उन्होंने पहले से पाइपलाइन नहीं बनाई। जैसे लोग आपको बोलते हैं कि अबे इस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, इस तरीके से बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज आ सकती, तो क्या लोग पहले से नहीं ले लेते? इस तरह के थॉट जैसे आपके दोस्तों ने आपको देते हैं, वैसे थॉट श्याम ने राम को दिया। अब राम ने उसकी बात सुनी, थोड़ा-सा एक नेगेटिव थॉट राम के मन के अंदर भी आया कि हाँ यार, कह तो सही रहा है, बन पाएगा, क्या कर सकते हैं? बट राम बड़ा जिद्दी था अपने उस ड्रीम को लेकर कि नहीं यार, मैं पाइपलाइन ज़रूर बनाऊँगा। तो अब उसने क्या करा, एक फावड़ा उठाया और अपनी बाल्टी के साथ-साथ फावड़ा भी लेकर वो वहाँ पर जाने लगा। अब जब वो एक बाल्टी भरता, श्याम भी एक बाल्टी भरता, राम क्या करता, वो वहाँ पे रुक के थोड़ी देर खुदाई करता। श्याम कहता, "भई तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? पागल है क्या? मैं भी बाल्टी लेकर जा रहा हूँ, तू भी बाल्टी लेकर चल। पानी बेचेंगे और पैसा कमाएँगे।" जैसा कि आपके दोस्त आपको बोलते हैं, "कहाँ टाइम खराब कर रहा है यार? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? जॉब करना, मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ। ट्यूशन पढ़ाना, मैं भी तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मैं भी उससे पैसा कमा लेता हूँ।" रिलेट करना अपने आप से। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, मेरे साथ भी होती थी। मेरे बहुत सारे दोस्त, जब मैं जॉब के अंदर था, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मेरे कई साथी मुझे कहते थे कि ये जो 2-3 घंटा तू वेस्ट करता है फालतू में, इधर-उधर घूमता है, लोगों के पास जाता है, पेट्रोल लगाता है, इससे अच्छा अगर तू 3 घंटे ट्यूशन पढ़ा ले, तो तू 10-15 हज़ार रुपए तो महीना घर बैठ के कमा लेगा। मैंने उनकी बात को नहीं सुना, जैसे राम ने श्याम की बात को नहीं सुना। राम ने क्या कहा कि कोई बात नहीं भाई, तुम जाओ बाल्टी लेके, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। राम खुदाई करता रहता। शाम गया, डिलीवर करके आया, दोबारा आया, फिर बाल्टी लेके गया। इस तरीके से पता है क्या हुआ? शाम दिन में 20 बाल्टियाँ देने लगा, डिलीवर करने लगा। राम की स्पीड थोड़ी कम हो गई, क्योंकि वो अपना कुछ समय खुदाई करने में लगाता था। राम दिन में 10 ही बाल्टियाँ दे पाता था। पैसा कौन ज़्यादा कमा रहा था इनिशियल फेज़ में? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, शाम। क्योंकि वो 20 बाल्टियाँ डिलीवर कर रहा था और राम सिर्फ 10 बाल्टियाँ डिलीवर कर रहा था। आपके कुछ दोस्त जो कुछ और काम कर रहे हैं, मेरे वो दोस्त जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनकी इनकम मेरे से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ सैलरी लेता था और वेस्टेज करता था। वो सैलरी भी लेते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, उनकी इनकम मेरे से ज़्यादा हो। थोड़े दिनों में उन्होंने मेरा थोड़ा-सा मज़ाक बनाना शुरू कर दिया और शाम ने भी राम का मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। "अबे तेरा दिमाग खराब है, तू फालतू में यहाँ खुदाई कर रहा है, मैं देख ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तेरे से।" अब राम ने ली साइकिल, श्याम ने ली मोटरसाइकिल। गाँव के लोग भी कहने लगे राम को, बेवकूफ कि तू पागल है, तुम दोनों सेम काम करते थे और इसने तो देख बाइक ले ली, तू साइकिल पे पड़ा हुआ है, तू क्या कर रहा है? पर राम ने अपनी खुदाई चालू रखी। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। लोगों ने बहुत रोका, बहुत टोका, बहुत सारी रुकावटें भी आई, क्योंकि ऊबड़-खाबड़ रास्ता था और उसको वहाँ पर खुदाई करनी थी और पाइपलाइन बनानी थी। बट दोस्तों, 10 से 12 महीने के बाद राम की वो खुदाई पूरी हुई और राम की जब वो खुदाई गाँव तक आ गई, तो अब श्याम के मन में भी थोड़ा-सा एक भय होने लगा। यार, ये राम ने तो कुछ कर दिया है यार। आपके साथ ये वाला फेज़ पता है कब आएगा? जब आप वेस्टेज में 10, 20, 30 हज़ार रुपए महीना कमाना शुरू कर दोगे ना, तब आपके दोस्तों को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट होगा कि यार, इसने तो कर दिया यार, 20-30 हज़ार रुपए कमाने लग गया ये महीने के, हम तो इसका मज़ाक उड़ाते थे। इसी तरीके से राम का भी मज़ाक उड़ता था, राइट? अब राम ने क्या किया? राम ने अब खरीदा एक पाइप। अब देखो, जो काम वो अभी तक कर रहा था, क्या उससे उसको अभी तक पैसा आया था? सोच के देखो। अभी तक सिर्फ उसने खुदाई करी है, क्या उससे कोई पैसा आया? नहीं। अब वो एक पाइपलाइन खरीद के ला रहा है, पाइप खरीद के ला रहा है ताकि वो उसके अंदर डाल सके। अब उसकी जेब से पैसा भी लगा। अब कई लोगों ने बोला, एक तो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ऊपर से तू अपना पैसा भी वेस्ट कर रहा है। जैसे आप लोग कभी ट्रेनिंग्स में जाते हो, सेमिनार्स में जाते हो या प्रोडक्ट खरीदते हो या कुछ भी, तो कई लोग कहते हैं ना, अबे तू पैसा भी खराब कर रहा है, टाइम भी खराब कर रहा है। तो ऐसे लोगों ने उसको भी बोला कि अब तू पैसा भी खराब करने लग गया पाइप लाने के चक्कर में। पर राम ने उनकी नहीं सुनी, पाइप खरीद के लाया और पूरे के पूरे उसके अंदर डाला। अब राम ने क्या किया, उस पाइप को अपने घर तक लेकर गया, उसके अंदर एक टंकी लगाई, राइट? अब टंकी लगा दी। अब उसने एक दिन गाँव के सभी लोगों को न्योता दिया कि ये फला-फला दिन पे इतने बजे आप सब लोगों को मेरे घर आना है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, सरप्राइज़ है। सब लोग उसके घर के बाहर आकर इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर क्या था, एक पाइप लगा हुआ था और उसमें टंकी लगी हुई थी और राम ने कहा कि देखो, उसने टंकी घुमाई और उसके नीचे से पानी निकला, धड़-धड़, 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 पानी आना वहाँ पे शुरू हो गया। अब राम ने उन लोगों को कहा कि ये मेरी पाइपलाइन झरने से लेके यहाँ तक तैयार हो चुकी है। अब आप एक काम करें, जिस-जिसको पानी लेना है,
वो मेरे से यहाँ पर आकर ले सकता है। शाम 20 रुपए बाल्टी देता है, मैं आपको 15 रुपए बाल्टी दूंगा। अब देखो क्या हुआ, गांव वाले किससे पानी लेना प्रेफर करेंगे? राम से, जो 15 रुपए में दे रहा है, या श्याम से जो 20 रुपए में दे रहा है? ऑब्वियसली राम से लेना पसंद करेंगे 15 रुपए में। तो अब क्या हुआ, अब राम को क्या काम करना था? राम ने एक पाइपलाइन बनाई, जैसे कि आपने पाइपलाइन बनाई, पहले 1 साल, 1.5 साल या 2 साल लग गए। अब उसके बाद राम को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राम सिर्फ अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठता है, टंकी खोलता है, पानी उसमें से भरता है, टंकी बंद करता है और पैसा उसकी जेब में आता है। शाम को आज भी वही काम करना है। शाम को आज भी वही काम करना है, बाल्टी उठानी है, 4 किलोमीटर दूर झरने पे जाना है और पानी भर के लाना है। शाम कर रहा है एक्टिव इनकम, राम ने शुरू कर दी पैसिव इनकम। समझे अब आप इस बात को? कहानियां खत्म नहीं होती, कहानी और आगे बढ़ती है। राम 15 रुपए में दे रहा है, शाम 20 रुपए में दे रहा है, शाम के कस्टमर्स कम हो जाते हैं। शाम को भी मजबूरन अपना रेट गिराना पड़ता है। शाम बूढ़ा हो रहा है, अब शाम के घर में बच्चे हैं, वो पैसे कैसे कमाएंगे? कोई और जरिया तो है नहीं, पैसिव इनकम तो है नहीं। अब शाम के बच्चे भी बाल्टी उठाते हैं और झरने पे जाते हैं और पानी भर भर के लाते हैं। यानी कि अब उसने भी इस पीढ़ी में यही काम करा, अगली पीढ़ी को भी यही काम करना है। यही नौकरी के अंदर और ट्रेडिशनल काम के अंदर होता है दोस्तों, कि हर पीढ़ी को काम करना है। बट पैसिव इनकम के ऊपर जो इंसान काम करता है, उसकी सिर्फ एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद उसकी सारी पीढ़ियां जो है वो आराम से बैठकर खाती। अब उसकी बच्चों के लिए क्या काम था? राम के बच्चों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ कभी-कभी चक्कर मार के पाइपलाइन की हिफाजत करना, देखना पाइपलाइन के अंदर कहीं कोई तोड़-फोड़ तो नहीं हो रही है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, सिर्फ इतना काम था। तो महीने में एक बार चक्कर मारने जाते थे और अपनी पाइपलाइन का रिव्यू करके आ जाते थे और अब घर बैठे पैसा कमाते थे। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है ना, ये भी एक पाइपलाइन बनाने की तरह है। शुरुआत में जब आप पाइपलाइन बनाना शुरू करोगे, आपको कोई पैसा नहीं आएगा। लोग आपके ऊपर हँसेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे एक साथी ने लिखा है यहाँ पर, सर, धीरू भाई अंबानी का एग्ज़ाम्पल। यस, धीरू भाई अंबानी ने एक पाइपलाइन बनाई, जिसके थ्रू आज उसकी जो पुश्तें हैं, वो बैठकर खाएँगी। पर क्या आप अपने जीवन के अंदर कोई पाइपलाइन तैयार कर रहे हो? अपने आप से सवाल करो। और अगर आप आज तक कोई पाइपलाइन तैयार नहीं कर रहे थे, तो दोस्तों, वेस्टीज बिज़नेस ने, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ने आपको मौका दिया है एक पाइपलाइन बनाने का। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ दोस्तों, बहुत बड़े। दुःख वाले भी उदाहरण हैं, बट इस इंडस्ट्री की पावर को समझने के लिए उदाहरण। हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े लीडर मिस्टर सुदर्शन मोहंती, जिन्होंने उड़ीसा के अंदर काम शुरू किया था सन 2009 के अंदर वेस्टीज में। किसी बीमारी से चलते 2015-16 के अंदर उनकी डेथ हुई और जिस समय पे वो वेस्टीज को छोड़कर गए, उनकी मासिक आमदनी 8 लाख रुपए थी, राइट? अब अगर वो एक नॉर्मल बिज़नेस कर रहे होते तो क्या होता? उनकी डेथ के बाद उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उस बिज़नेस को नहीं सँभाल पाते। उनकी वाइफ, जो कि एक हाउसवाइफ थी, वो उस बिज़नेस को बिल्कुल नहीं सँभाल पाती। वो बिज़नेस चाहे कितना भी बड़ा था, वो डाउन आ जाता। क्योंकि आपको पता है आज के समय में तो अपन ही नोच के खा जाते हैं सर, दूसरों की तो बात छोड़ो, राइट? वेस्टीज का एक ऐसा बिज़नेस था कि सुदर्शन जी की मौत के 3 महीने के बाद जब उनकी वाइफ बैंक गईं, अपने सारा हिसाब-किताब कंप्लीट करने बैंक का, तो उन्हें वहाँ पर पता लगा कि पिछले 3 महीनों के अंदर अकाउंट में 25 लाख रुपया क्रेडिट हो चुका है। जब उन्होंने पता किया बैंक से कि ये पैसा कैसे, उन्होंने बताया कि जो वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पर ये वर्क करते होंगे, जहाँ से इनको हर महीने इनकम आती है, वहीं से इनको पिछले 3 महीनों से 8-8 लाख रुपए इनकम आ रही है। सुदर्शन जी की वाइफ दिल्ली आई, वेस्टेज हेड ऑफिस में मिली गौतम बाली सर से, तो बाली सर ने उनको बताया कि हमारा बिज़नेस 3 जनरेशन बिज़नेस है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो पूरा का पूरा बिज़नेस उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। वो सारा बिज़नेस उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हुआ। आज शिबानी मोहंती जी का वेस्टेज के अंदर चेक है दोस्तों, तकरीबन 15 लाख रुपए, क्योंकि सुदर्शन मोहंती जी गए थे, उनका नेटवर्क नहीं गया। 15 लाख रुपए आज महीना उनके घर पहुँचता है, जबकि इस बिज़नेस को बनाने में उनकी वाइफ का और बच्चों का कोई रोल नहीं है। अभी 4 दिन, 5 दिन पहले हमें बड़ी एक दुखद खबर मिली, हमारे ही पड़ोसी और हमारे ही सीनियर लीडर मिस्टर रिजवान खान इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। आप लोगों को भी ग्रुप के माध्यम से ये दुःख की खबर मिली होगी। बट आज अगर मैं एक चीज़ देखूँ, कि क्या पाइपलाइन वो अपनी फैमिली के लिए बना के गए। आज रिजवान खर की जो सर की जो मासिक आमदनी है वेस्टीज से सब मिला के तकरीबन 15 लाख रुपए महीना है दोस्तों। आज इंसान की कमी को कोई कोई पूरा नहीं कर सकता। बट उनकी फैमिली, उनके जो घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आज किसी का मुँह नहीं देखना, वो लाचार नहीं है।
अगर आज उनकी वाइफ कुछ ना भी करे, आज उनके बच्चे कुछ ना भी करें, तो ये 15 लाख रुपया महीना उनके घर पहुंचता रहेगा और ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। That is the power of vestige business. That is the power of pipeline. That is the power of direct selling. अगर आप इस बात को समझते हैं, तो आप इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऐसा जरिया नहीं है जिससे आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सकें। कोरोना जैसे टाइम में आपने देखा बेहतरीन बड़ी-बड़ी नौकरियां भी लोगों की छूट गई। जो कहा करते थे हम अपनी कंपनी के अंदर सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठते हैं, उन लोगों तक की नौकरियां चली गई सर। तो क्या एक ऐसा बिजनेस अगर आपके हाथ लगा है, तो हमें उस बिजनेस को सीरियसली पूरे कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या हमें पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ अपनी पाइपलाइन को बिल्डअप करना चाहिए दोस्तों? यस और नो? जी, मेरे पास बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने कहा कि हमें करना चाहिए, राइट? अब करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब करना चाहिए, तो एक बात को हम लोग यहाँ पर समझें कि वेस्टेज अगर सच में इतना बड़ा हमारे को दे सकता है, पहली बात किसी को सिर्फ बोलना नहीं है कि वेस्टेज आपके सपनों को पूरा कर सकता है, यू शुड हैव दिस इन योरसेल्फ। आपके अंदर भी ये वाला एक फील होना चाहिए कि वेस्टेज सच में आपके बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। बट कब? क्या हर इंसान जो वेस्टीज के अंदर रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, ज्वाइन होगा, वो वेस्टीज के अंदर अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, नहीं, नहीं। बट इस नहीं का कारण क्या है? इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे कि इस नहीं का कारण क्या है? इस नहीं का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग वेस्टीज को करियर की तरह नहीं करते हैं दोस्तों। आपको अगर वेस्टीज के अंदर कामयाब होना है ना, तो आपको वेस्टीज को करियर की तरह करना पड़ेगा। अब आप में से कई लोगों का सवाल रहेगा, सर करियर की तरह वेस्टीज को कैसे? हम तो करियर मान के ही वेस्टीज को कर रहे हैं सर। बट नहीं, अपने आप से एक सवाल करना, जब मैं आपको बताऊंगा कि करियर मान के अगर हम करते हैं तो क्या-क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, तो आप अपने आप से सवाल करना कि आप सच में वेस्टीज को करियर मान के कर रहे हो? करियर की ना 2 पैरामीटर होते हैं। आप जब किसी को कहते हो ना मैं अपना करियर बना रहा हूँ किसी भी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में अपना करियर बना रहा हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना रहा हूँ। तो करियर शब्द के पीछे ना 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है दोस्तों एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम, एक फिक्स टाइम जो आप उस फील्ड के अंदर देते हो करियर बनाने के लिए। और दूसरा पैरामीटर होता है दोस्तों कुछ स्किल्स जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं उसमें कामयाब होने के लिए। आपको बेशक लग सकता है कि प्रशांत शर्मा तो इस बिजनेस में कामयाब हो रहा है और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़िया आदमी है यार, वो तो अच्छा बोलता है यार, ठीक है, वो तो मोटिवेट अच्छा कर लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूं कि जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था तो मैं भी नहीं बोल पाता था इसे, राइट? बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि करियर के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब मैं दोनों पॉइंट के ऊपर आपसे बात करता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको समय, टाइम। हर करियर को बनाने में एक समय लगता है। क्या आप तैयार हैं उस समय को देने के लिए? अपने आप से ये सवाल रखना, मुझे जवाब नहीं चाहिए। आप इंजीनियर बनने जाते हैं, सोच के देखिए, 12th करता है एक बच्चा, उससे पहले की तो बात ही छोड़ दो कि वो नर्सरी केजी करता है, फिर 12 साल की स्कूलिंग करता है, वो तो सब साइड रख दो। मैं कह रहा हूँ 12th पास करता है, उसके बाद बच्चा जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। पहले दिन उसको एक बात पता होती है कि मेरी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होने में लगेंगे 4 साल, राइट? उसके बाद कोई इंसान जाता है मान लीजिए मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस डॉक्टर बनने। उसको पता होता है कि मैं 12वीं के बाद अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाता हूँ, तो मुझे लगेंगे तकरीबन-तकरीबन 6 साल। तब जाके मैं कहूँगा कि अब मेरा करियर शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। 4 साल बाद इंजीनियर बनने के बाद आपका करियर शुरू होता है, सेटल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अब आप में से कोई स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जाए और जाते ही अपने डीन को बोले, डीन यानी कि जो कॉलेज का सबसे बड़ा अधिकारी या कह सकते हो कि मालिक होता है, उसको बोले जाकर कि सर मैंने आपके कॉलेज के अंदर ना एडमिशन ले लिया है, 6 महीने हो गए हैं मुझे पढ़ते-पढ़ते, अब एक काम करो मुझे डिग्री तो दिलवा दो, 6 महीने हो गए, मैंने फीस-वीस भी भर दी। डीन आपको डिग्री दे देगा 6 महीने के बाद? नहीं देगा। आप में से कोई बोले चलो कोई बात नहीं और 6 महीने के बाद उसके पास जाए, सर 1 साल हो गया आपके कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, डेली क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ सर,
टेस्ट भी देता हूँ, पेपर भी देता हूँ। एक काम करो मेरी नौकरी लगवा दो सर, 1 साल हो गया इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर, क्या आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगी। आपको क्या जवाब मिलेगा? बेटा 4 साल के कोर्स में एनरोल हुए हो, 4 साल तरीके से पहले पूरे करो, उसके बाद डिग्री आपके हाथ में आएगी और उसके बाद आप नौकरी के लिए बाहर जाओगे। क्या आप में से कभी कोई कह सकता है कॉलेज में एडमिशन लेके पहले 6 महीने में डीन के पास जाके कि नहीं जी हमें तो कॉलेज की डिग्री दो, हम तो छोड़ रहे नहीं तो कॉलेज, या हमारी तो नौकरी लगवाओ, आपके कॉलेज में तो नौकरी नहीं लग रही, 1 साल हो गया हमारे को, हम तो छोड़ रहे हैं अपनी डिग्री, हम तो छोड़ रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग। क्या आप में से कोई कहेगा? नहीं कहेगा। सेम अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, क्या आप 1 साल के बाद किसी को बोल दोगे अरे अब तो 1 साल हो गया, कॉलेज वालों ने बहुत पढ़ाई कर ली, एक काम करो मेरे से ऑपरेशन कराओ, मैं तो ऑपरेशन करूँगा, या मेरे को तो नौकरी दो, मुझे तो डॉक्टर की तनख्वाह चाहिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर प्रोफेशन का एक समय होता है, जो आपको सीखने में लगता ही लगता है। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम वेस्टीज के अंदर आते हैं और हम ये सोचते हैं कि वेस्टीज एक करियर, अगर आप मानते हो, अगर आप करियर मानते हो, तो सोच के देखिए अगर वेस्टीज एक करियर है, तो क्या वो आपसे कोई समय नहीं माँगेगा? यस और नो? माँगेगा कि नहीं माँगेगा? हम में से मैं कई साथियों को देखता हूँ, 2 महीने के बाद अपनी चेक स्टेटमेंट उठा के देखते हैं, अगर ₹500 की है तो कहते हैं, "अबे यार पागल है क्या? ₹500 के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, दिमाग खराब है हमारा, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं।" राइट? और यही वो कारण होता है जो मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग पहले 2, 3, 4 महीने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं 2 महीने से अपना समय दे रहा हूँ, मुझे क्या आया? वहीं पे किसी दूसरे दोस्त को देखा, 2 महीने से वो तो ना स्विगी में ना डिलीवरी बॉय बन के ना और खाना डिलीवर कर रहा है, उसको तो ₹5000 ₹10,000 महीना मिल जाता है, कंपैरिज़न। मैंने आपको शुरू में ही बताया, जिस समय पाइपलाइन बन रही होगी ना, उस समय पे आपकी इनकम दूसरों की इनकम से कम होगी हमेशा, क्योंकि वो तो सीधा बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, आप पाइपलाइन बना रहे हो। और जो समय पाइपलाइन बनाने में जाएगा उस समय आपको आमदनी नहीं आएगी। अब हम में से ज़्यादातर लोग डेविएट पता है क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उन 2 महीने के अंदर ये जाँच लेते हैं कि मुझे कितनी इनकम आई, मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, वो दुकान पे काम करके ₹6000 कमा रहा है, मैं वेस्टीज में दौड़-भाग कर रहा हूँ, मैं लोगों को प्लान भी दिखाता हूँ, अरे मेरा तो पेट्रोल भी लग रहा है और सर ने तो वाई-फाई का रिचार्ज भी करा दिया कि ट्रेनिंग अटेंड करनी है। भाई मेरी तो जेब से लग रहा है, मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, ठेंगा आया ₹500, छोड़ना यार फालतू के काम है, क्यों करने हैं? आप भूल गए थे कि आप यहाँ पर पाइपलाइन बनाने आए थे, पैसिव इनकम जनरेट करने आए थे, एक्टिव इनकम जनरेट करने नहीं आए। तो दोस्तों अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है, 2 से 3 साल का समय अपने आप को दे के चलिए। अगर नहीं देते हो, अगर नहीं देने में इच्छुक हो, तो मैं कहता हूँ आज की ये मीटिंग आपकी आखिरी मीटिंग वेस्टीज में होनी चाहिए। मैं बीइंग एन अपलाइन आपको राइट देता हूँ, अधिकार देता हूँ कि आप आज ही वेस्टीज को छोड़, क्योंकि मैं ही आपकी अपलाइन हूँ और मैं ही आपको गाइड करने वाला हूँ भविष्य में। और मेरी पहली सलाह ये है कि जो इंसान 2 से 3 साल का विज़न लेकर नहीं आया है वेस्टीज में, वो वेस्टीज को आज ही छोड़े। क्योंकि वेस्टीज में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना प्रशांत शर्मा के हाथ में, ना पंकज रस्तोगी के हाथ में, ना शिवम गोस्वामी के हाथ में, किसी के हाथ में ऐसी छड़ी नहीं है, जो आपके ऊपर घुमाएगा और 6 महीने बाद 1 लाख रुपए आपके घर आने लग जाएगा। सॉरी। आपके एफर्ट, आपके कर्म आपको जल्दी पहुँचा सकते हैं 1 लाख रुपए तक। पर अगर आप ये सोच के आए हो कि रातों-रात हम अमीर बन जाएँ, दिस इज़ नॉट अ स्कीम। ये आपको रातों-रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा। और करियर के लिए जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई क्या है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है समय जो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होती हैं दोस्तों स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? अब इसको समझिए सिंपल भाषा में। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और आप क्लास में भी बैठे हो और आप कह रहे हो हाँ जी, मैं बिल्कुल बैठा हूँ क्लास के अंदर और मैं समय भी दे रहा हूँ। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गया। मेरे दोस्त थे, मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैं साइंस साइड से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मेरे ज़्यादातर सभी दोस्तों ने इंजीनियरिंग की। तो मैं कभी चला जाता था, उनसे बात होती थी, तो इंजीनियरिंग जब उन्होंने स्टार्ट करी तो मैंने उनसे ऊपर देख के पूछा, मैंने कहा यार ये पंखा कैसे घूमता है? कहते हैं भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, चिंता मत कर, 4 साल बाद पंखा कैसे घूमता है सब बता देंगे, फिर तो हम इंजीनियर बन जाएँगे। मैं कहा बहुत बढ़िया बात है। अब भाई हो कि पढ़ाई भी चलती रही, सारी चीज़ें होती रहीं, 4 साल कंप्लीट भी हो गए, डिग्री भी आ गई।
एक दिन ऐसे ही बैठे थे, मैंने फिर ऊपर देख के पूछ लिया, मैंने कहा अरे यार ये पंखा कैसे चलता है? कहता भाई 4 साल की इंजीनियरिंग हो गई, समझ में नहीं आया पंखा चलता कैसे? घूम कैसे जाता है ये? ठीक है, मज़ाक वाली बात है, बट पॉइंट इज़ हम 4 साल कॉलेज में तो लगा दें, बट हमने ये नहीं सीखा कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, हमें ये नहीं पता कि कॉइल क्या होती है, हमें ये नहीं पता पंखा घूमता कैसे है। तो कल को कोई भी कंपनी जब आपको काम देगी, तो वो सिर्फ आपकी डिग्री देखकर देगी या आपसे पूछेगी, भाई इफ यू आर एन कंप्यूटर इंजीनियर एंड यू डोंट नो हाउ टू डू कोडिंग, आप कंप्यूटर इंजीनियर, आपको कोडिंग करनी नहीं आ रही, आपको लैंग्वेजेस नहीं आ रही कंप्यूटर की, आपको कुछ नहीं आ रहा, आप सिर्फ बोलो जी मैं 4 साल की डिग्री ले आया हूँ, उस डिग्री का क्या वो अचार डालेंगे? भाई उन्हें तो काम चाहिए ना, स्किल्स। स्किल्स क्या होती हैं? हमारे देश के अंदर आपको पता है, अभी सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, तो एक चीज निकल के आई थी कि 80% ऑफ द ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर अनस्किल्ड। हमारे देश के अंदर 80% ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है, आता जाता उन्हें कुछ नहीं है। रट्टे मार के, चैंपियन पढ़ के या दूसरी किताबें जो भी जहां चलती होंगी, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर गए, ग्रेजुएशन हो गई उनकी। दे आर अनस्किल्ड। तो प्रोफेशन के अंदर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो होती है स्किल्स। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है? स्किल मतलब आपको वो काम करना है बेसिकली, ठीक है? अगर आप एक मैकेनिक है तो आपको पुर्जे खोलने आए, आपको मशीन चलानी आए, ये होती है स्किल। अब आप वेस्टीज के अंदर आ जाते हो, मैं कई लोगों से मिलता हूँ वेस्टीज के अंदर, और जो छोड़ चुके हैं, अच्छा कई लोग बड़े ना प्राउड से बोलते हैं, मैंने भी करी थी सर, कुछ नहीं हुआ, बेकार टाइम खराब हो गया। आपको भी ऐसे कई लोग मिलेंगे, ठीक है? आपके कई लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे पता है क्या, अबे कुछ नहीं होता भाई, हमने भी करी थी। मेरे पास जब कोई ऐसा आदमी आता है ना फॉलो के लिए, भाई साहब सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से उसको, बहुत अच्छे से, हाँ, कौशल, बिल्कुल, किसी ने लिखा है यहाँ पे कौशल, थैंक यू सो मच। स्किल्स को कौशल कहते हैं। तो मेरे पास जब कोई आदमी ऐसा आता है, मैं उससे सबसे पहले पूछता हूँ, भाई तूने वेस्टीज के अंदर काम किया था? जी हाँ। वेस्टीज के मालिक का नाम बता। कहता सर वो तो नहीं पता। मैं कहा अच्छा, वेस्टीज में प्रेजेंटेशन बता। भाई वेस्टीज की प्रेजेंटेशन में क्या-क्या चीजें थी? सर वो भी नहीं आती, वो भी नहीं पता। तो लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के अंदर नाम के लिए करने आ जाते हैं और स्किल्स को डेवलप नहीं करते। और जो लोग अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, वेस्टीज छोड़ो, दुनिया में किसी काम के अंदर कामयाब नहीं होते। देखो मैं साफ बता रहा हूँ, मैंने बताया ना आपको, मैकेनिक हो, पेचकस से पेच खोलना नहीं आता, कौन काम देगा तुम्हें? कंप्यूटर इंजीनियर हो, तुम्हें ये नहीं पता कोडिंग कैसे होती है, कौन काम देगा तुम्हें? ठीक है? तो इस बात को समझो, वेस्टीज के अंदर आए हो। अब वेस्टीज के अंदर, जी हाँ, मैं जानता हूँ आपको पता है वेस्टीज के मालिक का नाम। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग हमें फ़ॉलो-अप में मिलते हैं, ठीक है? मेरे कुछ साथियों ने यहाँ नाम लिखने शुरू कर दिए, गौतम बाली जी, बिल्कुल। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पर एक बात समझिए कि वेस्टीज के अंदर आ गए हो, कुछ स्किल्स हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्या स्किल्स हैं? मोटी-मोटी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, वेस्टीज के अंदर आए हो, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उसके अंदर आपको लोगों को रिक्रूट करना है। जितने ज़्यादा लोग आपके नेटवर्क के अंदर आएँगे, उतना आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा लोग नेटवर्क के अंदर उसके पास आएँगे जिसके पास ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट होगी। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे अपने बेसिक सिस्टम के अंदर। ज्यादा लोगों की लिस्ट होगी जिसके पास, तो लिस्ट बनाना एक स्किल है सबसे पहला। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहली स्किल्स है लिस्ट बनाना, या इसको हम लिस्टिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स भी बोल सकते हैं। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स बनाएं अपने। लोग इसके ऊपर काम ही नहीं करते। उनको नहीं पता कि फेसबुक से गेस्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनको नहीं पता इंस्टाग्राम से कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें नहीं पता राह चलते गेस्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनको नहीं पता कि अपनी रिश्तेदारी से, पड़ोस से मैं लोगों को कैसे गेस्ट बनाऊं। पहली इंपॉर्टेंट स्किल प्रोस्पेक्टिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल आती है इनविटेशन, आमंत्रण देना लोगों को। इनविटेशन, इसके ऊपर काम करना है हमें। मैं आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ आप आपको नाम बता रहा हूँ, इनके ऊपर हम बाद में काम कर लेंगे, ठीक है? इनविटेशन दूसरी स्किल। तीसरी स्किल आती है दोस्तों प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, अपनी वेस्टीज की प्रेजेंटेशन दिखाना किसी को, तीसरी स्किल है, राइट? इसके बाद चौथी स्किल आती है, और चौथी स्किल क्या है दोस्तों? वो है फॉलो अप। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब आपको देने हैं, और लोगों के सवालों के जवाब देने को हम बोलते हैं फॉलो अप। मैं रिपीट कर दूंगा सर दोबारा सारी। पहली है हमारी प्रोस्पेक्टिंग यानी कि लिस्ट बनाना। दूसरी है इनविटेशन, जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनको इनवाइट कैसे करना है। तीसरी है प्रेजेंटेशन,
जिनको इनवाइट कर लिया उनको प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है, और चौथी है फॉलो अप, जिनको प्रेजेंटेशन दिखा दी उनकी सेल कैसे क्लोज करनी है, ये भी एक स्किल है। और पांचवी एक स्किल, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आती है दोस्त, जिसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। हमारे गौतम वाली सर कहते हैं ये कुछ बेचने का बिजनेस नहीं है, दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट। तो अगर ये लीडरशिप का बिजनेस है तो आपको लीडरशिप भी सीखनी पड़ेगी। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है जो काम आपको दूसरों से कराना है, आप कितने बेहतर वे में, कितने बेहतर तरीके से आप वो दूसरों से करा पा रहे हैं, ये आपकी लीडरशिप। इन 5 स्किल्स के ऊपर दोस्तों काम कर लेना, आप वेस्टीज के अंदर कामयाब हो जाओगे। पाँचों स्किल्स को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, बट समय के साथ-साथ कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी हर अपलाइन आपको स्किल सिखाने के लिए तैयार है। कमिटमेंट रखिए आप अपने अंदर कि आप इस स्किल्स को सीखेंगे। तो क्या आप इन स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हैं? येस और नो? जी हाँ, मेरे साथियों ने लिखा कि हम इन स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हैं। अपने कल के सेशन में हम थोड़ा-सा इन स्किल्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टीम यानी कि टीम सुप्रीम आप लोगों को ये स्किल सिखाने के लिए स्पेशल मॉड्यूल्स लेकर आ रही है। आपने देखा होगा अभी एक इन्विटेशन का सेशन हुआ था कुछ दिन पहले, वो एक स्पेशल सेशन था इन्विटेशन स्किल को सिखाने के लिए। अभी कल ही तरुण कनौजिया सर ने एक प्रेजेंटेशन के ऊपर सेशन लिया कि ओके, मैं रिपीट कर दूँगा सर, मैं रिपीट कर दूँगा। प्रेज़ेंटेशन के ऊपर कल तरुण सर ने एक सेशन लिया। आपको ना ये सेशन जो टीम सुप्रीम के जो स्पेशल सेशन है, ये आपको मिस नहीं करने, बात ध्यान रखें। और अगर किसी से गलती से मिस हो गया ना, तो टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पर वो सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे आज के सेशन की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। अगर आज किसी से मिस हो भी गया है या कोई साथी आपका नहीं आ पाया है, तो आप उसको ये वीडियो पूरी वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन्विटेशन के ऊपर अच्छे से काम करना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर अच्छे से काम करना है, फॉलोअप के ऊपर अभी टीम सुप्रीम की मॉड्यूल आना बाकी है, लीडरशिप के ऊपर आना बाकी है, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आना बाकी है। तो ये हमारी 5 स्किल्स हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है, एंड आई नो यू गाइस आर रेडी टू वर्क ऑन दीज़ स्किल्स, राइट? तो ये स्किल्स हैं। तो करियर जो-जो साथी मेरा यहाँ पे कर रहा है, जो 300 लोग आज मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, राइट? आज जो साथी करियर की तरह इनको करना चाहता है, उसको 2 चीजें दिमाग में डालनी है। समय लगेगा 2 से 3 साल। तैयार हो तो ही आगे बढ़ना, नहीं हो तो मत बढ़ना, ठीक है? चैनल नेम प्रशांत शर्मा के नाम से आपको मिलेगा। मैं अपना यूट्यूब लिंक भेज दूँगा सभी ग्रुप्स में। आप लोग उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, राइट? पहली चीज़ समय 2 से 3 साल, दूसरी चीज़ स्किल्स। इन दोनों चीज़ों पे काम कर लो यार। मात्र 2 से 3 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए की इनकम पे होगे आराम से। और माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली के अंदर चुनिंदा उन लोगों में से होंगे जो 1 लाख रुपए कमा पा रहे होंगे, वो भी एक ऐसे बिज़नेस से जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है? इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली चीज़ के ऊपर। अगली चीज़, जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अगर इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होना, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है दोस्तों? वो है आपके सपने, आपके सपने। कोई भी इंसान जब मुझसे पूछता है सर इस बिज़नेस के अंदर कामयाब कैसे हुआ जाए? या आप किसी से भी पूछो, किसी भी बड़े से बड़े लीडर से आप पूछो इस बिज़नेस के अंदर कामयाब कैसे हुआ जाए, तो उनका एक ही सवाल होगा कि कैसे का सवाल नहीं है, सवाल क्यों का है। सवाल क्यों का है? दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ, दिस इज़ ऑलवेज़ अबाउट व्हाई। व्हाई यू आर डूइंग वेस्टेज। अगर आपको ये दिमाग के अंदर क्लियर है, अगर आपको ये स्पष्ट है कि आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो, आपको अपने सपने, अपने गोल्स क्लियर हैं, तो दोस्तों आपको वेस्टेज के अंदर आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप पानी की तरह बन जाओगे। जिस इंसान को अपने सपने क्लियर होते हैं ना, गोल्स क्लियर होते हैं, वो पानी होता है सर, पानी। और पानी ना अपना रास्ता खुद बना लेता है। पानी को ये नहीं बताया जाता हाउ यू विल रीच देयर। किसी ने बताया आज तक पानी को, जब वो ऊपर से निकला ग्लेशियर से, कि तेरे को समुद्र में जाके कैसे मिलना है? किसी ने पानी को ट्रेनिंग दी क्या? नहीं। पानी ने अपना रास्ता खुद खोजा है, क्योंकि वो पानी है। उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके रास्ते में चट्टान भी आती है तो वो उसको काटता है और आगे चला जाता है। उसके पास कोई मशीन नहीं है चट्टान काटने की, बट उसको एक चीज़ पता है कि मेरी मंजिल क्या है? समुद्र में जाके मिलना है मुझे। अगर आपको क्लियर है ना आपकी मंजिल क्या है, दुनिया में कोई आपको कुछ भी ना सिखाए ना, कुछ भी, तो भी आप अपना रास्ता खुद बना लोगे दोस्त।
आप एक बात बताओ मुझे, थॉमस अल्वा एडिसन, क्या उसको पता था बल्ब कैसे बनाया जाता है? सोच के देखो, क्या उसको पता था बल्ब कैसे बनाया जाता है? नहीं पता था। कितनी सैकड़ों बार वो फेल हुआ और तब जाके उसने उस कांच के टुकड़े के अंदर रोशनी डाली। क्यों? क्योंकि उसे एक चीज पता थी कि रात में अंधेरा हो जाता है, सूरज चला जाता है, मुझे छोटा सूरज बनाना है। मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि रात में भी उजाला हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन डिडंट नो हाउ टू मेक अ बल्ब, बट ये उसके अंदर की ज़ील थी, उसका एक स्ट्रॉन्ग व्हाय था कि उसने बल्ब को बना दिया। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना, व्हाय है ना, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, दोस्तों तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो सबसे पहला काम आपको पता है किस चीज़ पे करना है? आज ही, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अपनी एक व्हाय लिस्ट तैयार करो, व्हाय कार्ड। क्यों कर रहे हो इस चीज़ को दोस्तों? क्यों कर रहे हो? जब आपके पास व्हाय क्लियर है ना, तो ये सारे चैलेंजेस बहुत छोटे लगने लगते हैं, बहुत छोटे। और जब आपके पास व्हाय क्लियर नहीं है, तो यही चैलेंजेस आपको बहुत बड़े लगने लगते हैं, राइट? जब आपको व्हाय क्लियर है ना, तो आप मुश्किल रास्ते पे भी चलने के लिए तैयार हो, और अगर आपको व्हाय क्लियर नहीं है, तो आप आसान वाला रास्ता ढूँढते हो हमेशा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप यहाँ खड़े हो और आपको ना वो सामने दूसरे चौराहे पे जाना है, जाने के लिए ना 2 गलियाँ हैं, 2 गलियाँ हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि सर, ये भी गली है, एक गली है जो बिल्कुल सपाट, प्लेन, चिकनी, कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, एकदम मक्खन। दूसरी गली है जो अभी खुदी है 4 दिन पहले, उसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे कर दिए, खोद दिए सारे, उसमें चलने में भी डर लग रहा है, पैर मुड़ सकता है, कीचड़ पड़ा है, ये है, वो है, फलाना, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि मैं आपको कहूँ चौराहे तक जाना है, ये 2 गलियाँ जाती हैं, आप सच बताना प्रैक्टिकली कौन-सी गली से जाना पसंद करोगे? पहली जो बिल्कुल मक्खन है, चिकनी, सिंपल, प्लेन, या दूसरी जो बहुत ऊबड़-खाबड़ जिसमें कीचड़ है, गिर सकते हो, कौन-सी से जाना पसंद करोगे? पहली या दूसरी? प्रैक्टिकली बोलना, मोटिवेट होके मत बोलना, पहली या दूसरी? कई लोग कह रहे हैं गड्ढे वाली में से जाएँगे। अगर मैं प्रैक्टिकली होता, तो मैं कहता भाई पागल हो, जब तुम्हारे सामने चिकनी गली पड़ी है, बिल्कुल सीधी गली, तो तुम गड्ढे वाली में से क्यों जाओगे? ठीक है? फर्स्ट, ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि फर्स्ट से जाएँगे। समझदारी भी वही है, फर्स्ट से जाना भाई। अगर पूरी प्लेन गली है, बिना गड्ढे की है, आप खुद बताओ ना, जाते हो कभी? कई लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हम दूसरे अपने आप से सवाल करो, जब आपके मोहल्ले में कोई गली खुदी हुई होती है, तो जब वो खुदी हुई दिखती है, तो आप अपनी बाइक मोड़ते हो और पीछे वाली से जाते हो, जो खुदी हुई नहीं है। आप में से कितने ऐसे हैं जो पीछे वाली से नहीं गए, खुदी में से उछल-उछल के जा रहे हैं, ठीक है? वो ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट अब सिचुएशन को थोड़ा-सा बदल देते हैं, ठीक है? सिचुएशन को थोड़ा-सा बदल देते हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि उस चौराहे पे ना एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी खड़ी है। उस बीएमडब्ल्यू गाड़ी की एक चाबी है, जो उस खुदी हुई गली के बीचों-बीच एक गुलाबी रंग का मकान आता है, उसके गेट के बाहर टंग रही है। और जो वो चाबी लेके वहां पहुंच जाएगा चौराहे पे, उसकी वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी हो जाएगी। अब आपके पास 2 गलियां हैं, एक है प्लेन वाली जो सीधा वहां चौराहे पे पहुंचेगी, पर चाबी जो है वो खुदी हुई वाली गली में मकान के बाहर टंग रही है। आप में से बताओ कितने लोग उस खुदी वाली गली में से जाना पसंद करेंगे? वहां पे बीएमडब्ल्यू की चाबी टंगी हुई है और वो गाड़ी आपकी हो जाएगी जो चौराहे पे खड़ी। कितने लोग? लिख के बताएं मुझे चैट में, कितने लोग? सब लिख रहे हैं मी यस। सब जाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि भाई खुदा हुआ है, कोई बात नहीं, कूद-कूद के चले जाएँगे, चाबी ले लेंगे और वो बीएमडब्ल्यू हमारी हो जाएगी। क्यों बदली ये सोच आपको पता है? क्योंकि आपको ये क्लियर था कि आपको मिलने क्या वाला है, क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, क्या इनाम आपको वहाँ पे मिलने वाला है, आपको ये क्लियर था, राइट? जब तक आपको ये क्लियर ना हो कि इस रास्ते पे चल के आपको मिलने क्या वाला है, तब तक आप कभी भी मुश्किल रास्ते पे नहीं चलते हो दोस्तों, राइट? और जब आपको ये पता होता है कि मुश्किल रास्ते पर चलकर रिवॉर्ड कितना बेहतरीन मिलने वाला है, तो आप सब मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मेन चीज़ पता है क्या थी आपको चलवाने में, किस चीज़ का सबसे बड़ा रोल था? रोल था उस अचीवमेंट का जो वहाँ खड़ी थी। और आपको पता था कि वो अचीवमेंट इतनी बड़ी है, वहाँ बीएमडब्ल्यू खड़ी है। जिस इंसान को ये पता है कि आज से 3 साल बाद मुझे वेस्टीज से क्या मिल सकता है, जो उसकी आँखों के आगे, जिसकी आँखों के आगे क्लियर है कि मुझे वेस्टीज से आज से 3 साल बाद क्या मिल सकता है, उसके रास्ते में कितने मर्ज़ी ऊबड़-खाबड़ आ जाएँ, उसके रास्ते में कितनी मर्ज़ी उतार-चढ़ाव आ जाएँ, कितने मर्ज़ी गड्ढे आ जाएँ, भाई वो आदमी उसी रास्ते से चलेगा, क्योंकि उसको पता है बीएमडब्ल्यू की चाबी मुझे इसी रास्ते पे मिली, राइट?
छोड़ के पता है कौन लोग जाते हैं मुश्किलों को देख के? जिन्हें यही नहीं पता होता कि इस मुश्किल रास्ते को पार करके मिलने क्या। शिवम गोस्वामी जी को ये पता था कि यहाँ से अगर मैं काम करता रहा, तो 4 साल बाद मेरे हाथ में एक ऑडी की चाबी होगी। कल आपने दुष्यंत हिमांशु सर का सेशन अटेंड किया, उनको ये पता था कि अगर मैं यहाँ पर चलता रहा तो मेरे हाथ में मेरी ड्रीम बाइक, मेरी ड्रीम कार की चाबी होगी। रुकावटें उनको भी आई, उन्होंने भी कल बताया। कभी टायर पंचर हो जाता था, कभी पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, उसके बावजूद वो रुके नहीं क्योंकि उन्हें क्लियर था, इस रास्ते को पार करके मिलने क्या वाला है। तो दोस्तों, आज आपको अपने माइंड के अंदर ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि आपको इस बिज़नेस से आज से 3 साल बाद मिलने क्या वाला है। और जितने लोगों को ये बात क्लियर रहेगी मिलने क्या वाला है, वो सभी लोग स्ट्रगल करेंगे। ये बिज़नेस दोस्तों रिजेक्शंस का बिज़नेस है। रिजेक्शंस, यहाँ पर आपको रिजेक्शंस मिलेंगी। लोग आपको मना करेंगे, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। जिन लोगों को ना सुनने से डर लगता है ना, उन लोगों के लिए बिज़नेस नहीं है। क्योंकि ना तो सुननी पड़ेगी। आप अपने पड़ोस में अंकल के पास जाएँगे, वो आपको ना बोलेंगे। आप अपने चाचा के बेटे के पास जाएँगे, वो आपको ना बोलेगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएँगे, वो आपको ना बोलेगा। सारी दुनिया आपको ना बोलने में लगी हुई है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस बिज़नेस में ना बोलने वाले लोग आपको मिल रहे हैं ना, तो साथ ही साथ हाँ बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, राइट? बस वो हाँ बोलने वाला आदमी आपको ना थोड़ा-सा समय के बाद मिलेगा। किसी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। आप सबको पता होगा कि हीरा जो है वो खान से निकाला जाता है ना? हीरे की खान होती है, डायमंड माइन्स होती हैं। अब जो डायमंड माइन्स जो होती है ना, जहाँ से हीरा निकाला जाता है, वो कितना नीचे होता है, इसको कभी पढ़ना या किसी से आप सुनना कि हज़ारों टन मिट्टी या कोयला जब हटाया जाता है, पहले मिट्टी फिर कोयला तब जाके कहीं डायमंड के कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो हीरा ढूँढने के लिए ना हज़ारों लाखों टन मिट्टी कोयला हटाया जाता है तब जाके हीरा मिलता है। तो इफ यू आर लूकिंग फॉर डायमंड्स इन योर टीम, अगर आप अपनी टीम के अंदर हीरे खोज रहे हो, तो पहले वो ऊपर की मिट्टी, कीचड़, कोयला वो हटाना तो पड़ेगा दोस्तों। और आज जो आप काम कर रहे हो ना, वो वही कर रहे हो। जितने लोग आपको मना करते हैं ना, मिट्टी है हटाओ, साइड करो, कोयला है हटाओ, ये नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए? हीरा, डायमंड, वो मिलेगा नीचे, नीचे मिलेगा नीचे। हो सकता है 10 लोगों के बाद, हो सकता है 20 के बाद, 50 के बाद, हो सकता है 100 लोगों के बाद पहला हीरा आपको मिले। और जिस दिन पहला हीरा मिल गया, उस दिन 1 लाख से फ्री। फिर चलो दूसरे हीरे की तलाश में, फिर चलो तीसरे हीरे की तलाश में। 6 हीरे ढूँढने हैं इस ज़िंदगी में, 6। 6 हीरे ढूँढने के बाद वेस्टीज का कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड सब आ रहा होगा। घर में बैठ के 2-3 लाख रुपया महीना कमा रहे होगे दोस्तों। 6 हीरे ढूँढने हैं। उससे पहले मिट्टी, कीचड़, कोयला सब आएगा। अगर आप उससे डर गए, घबरा गए, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सेल्स के अंदर एक बड़ा सीधा-सा रूल होता है, रूल। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने 10 लोगों का दरवाजा खटखटाया, ठक, 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 अंदर से आवाज़ आती है, "कौन हो?" आप बोलते हो, "सर मैं अपॉर्च्युनिटी लेके आया हूँ, वेस्टीज से हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास बिज़नेस है, ये है, वो है।" 3 लोग कहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं वहीं अंदर से, "हम दरवाजा नहीं खोल रहे, जाओ।" अब बचे 7, 7 में से कुछ खिड़की खोल के कहते हैं, "हाँ, हम देखेंगे, समझेंगे, एक काम करना कल आना, ठीक है? कल आना।" अब 4 में से मतलब उन 7 में से जब आप कल गए, तो उसमें से 3 ने आपको बोला हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, हमें नहीं जानना। अब 4 ऐसे होते हैं उन 10 में से जो आपको कहते हैं चलो सुनाओ अपनी कहानी भाई क्या है? अब जब 4 को आप अपनी कहानी सुनाते हो तो फाइनली जाके एक आदमी आपके साथ रजिस्टर होता है। ये है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। और ये मेरा नहीं है, मेरे पीछे किताबें रखी है ना, ये आप देख रहे हो, इन्हें मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ा करो, नॉलेज मिलेगी, राइट? इसके किताबों के अंदर लिखा हुआ है, सेल्स का नियम है कि 10 दरवाजे खटखटाओगे यानी कि 10 लोगों को फ़ोन लगाओगे, तो फाइनली एक आदमी को आप बेच पाओगे। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं पढ़ के, नॉलेज लेके, तो आप इसको बेटर कर सकते हैं। 10 में से 2, 10 में से 3 बहुत बेहतर है। अगर आप 10 में से 3 सेल्स निकालते हो, बहुत बेहतर है। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज, राइट? तो 7 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, 8 ने आपको रिजेक्ट किया है। आपको रिजेक्ट होने की आदत डालनी पड़ेगी। जो लोग आज आपको रिजेक्ट करते हैं ना, वही कल आपको कॉल करके बोलेंगे, "भाई मेरे घर में फंक्शन है, भाई तू ज़रूर आना।" उसे आपसे कोई प्यार नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
पर वो पता है क्यों बुला रहा है आपको? क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में सबसे लंबी गाड़ी आप ही के पास होगी और जब वो गाड़ी उसके घर जाके रुकेगी तो उसकी शान बढ़ेगी कि भाई इसके यहाँ तो कोई ऑडी में भी आया था, इसके यहाँ तो कोई बीएमडब्ल्यू में भी आया था, इसलिए बुलाएगा वो आपको। मैं शिवम सर के साथ रहता हूँ, मेरे तो छोटे भाई की तरह हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मैं जानता हूँ अब पहले वो दोस्त उनके जो उनको मना किया करते थे ना कि अरे नहीं यार हमें नहीं करना, क्या फालतू के काम है, जो उनको दूर से कह के बुलाते थे, हाँ भाई ऑडी आजा, ऑडी कहाँ जा रहा है, ऑडी आजा। आज आपके दोस्त भी आपको ऐसे कहते होंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे। शिवम सर के दोस्त भी उनको यही बोलते थे जब वो नुक्कड़ से निकलते थे, देख 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 ऑडी जा रहा, ऑडी, ओए ऑडी इधर आ। समझ रहे हैं आप? आज उनके वो दोस्त, अभी कोरोना के अंदर शादियां हो रही हैं, आपको पता है तो दिल्ली के अंदर जो लिमिट है ना वो 50 लोगों की है। आप लोगों के यहाँ भी कुछ होंगी है ना? तो अब 50 लोगों में सोच के देखो, दुल्हन के घर के, दूल्हे के घर के, तो घर के लोग ही नहीं पूरे होते। चाचा ताऊ भी अगर आप मिला के लगा लोगे तो 25-25 दोनों साइड के हो गए, 50 हो गए। अब कॉल आता है, एक दिन मेरे पास भी एक कॉल आया, शिवम सर के पास भी कॉल आया, तो एक पुराने साथी का। उन्होंने बोला सर आपको आना, माने शादी में जरूर आना है। मैं कहा यार क्या जरूरत है हमें बुलाने की यार, 50 लोग तो इकट्ठे होते हैं, अपने घर घर के बुला लो यार, हम हमें क्या। कहते नहीं सर 5 भी अगर आने होंगे ना तो आप दोनों को जरूर आना है। अब मैं समझ गया, मैं शिवम जी को बोला, मैंने कहा भाई वैल्यू हमारी नहीं हो रही है, वैल्यू आपकी ब्लैक कलर की ऑडी की हो रही है। क्योंकि उसे पता है कि उसके फंक्शन में जब काली ऑडी जाएगी ना तो वो दूसरों को सीना चौड़ा करके कहेगा देखो मेरे दोस्त ना ऑडी में आते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा ना, राइट? यही होता है दोस्तों, जो लोग शुरू में आपका मजाक उड़ाते हैं ना, वही बाद में आपको, जो पहले रिजेक्ट करते हैं वो बाद में आपको सेलेक्ट करते हैं। और मात्र 5 लोगों में भी वो हमें सेलेक्ट करने के लिए तैयार है, जबकि नाम उसके भाई, नाम उसके रिश्तेदार, हमारे बिना उसकी शादी नहीं रुकनी। फिर भी वो कह रहा है 5 भी आएंगे तो आप तुम जरूर आओ, राइट? ये हो जाती है आपकी वैल्यू। तो दोस्तों पैसा आपकी वैल्यू बनाता है, पर शुरुआत में देखो, एक सेल्स का एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ और बताने के बाद आज के सेशन को एंड करेंगे। एक प्रोसेस है सेल्स का, ठीक है? लॉ ऑफ एवरेज आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि 10 दरवाजे खटखटाओगे तो उसमें से 7 तो खोलेंगे, 7 खोलेंगे, 3 तो खोलेंगे ही नहीं। 7 खोलने के बाद 3 ऐसे होंगे जो कहेंगे कल आना, और उसके बाद आपका दरवाजा नहीं खोलेंगे, मिलेंगे नहीं आपसे। 4 आपकी बात को सुनेंगे और फाइनली एक आदमी जाके आपके साथ लॉगिन करेगा। तो अगर आपको इस हफ्ते में 1 सेल निकालनी है तो आपको कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा? 10। अगर आपका टारगेट इस हफ्ते में 2 सेल निकालने का है, कोई साइंस मत लगाओ, सिंपल सिंपल है, कॉल बढ़ा दो, 20 लोगों को कॉल कर दो, अपनी लिस्ट में से 20 लोगों को कॉल कर दो। अगर सेल निकालनी है 5, कोई लॉजिक नहीं है, एक ही लॉजिक है, कॉल करो 50 लोग, अगर इस हफ्ते में 5 सेल निकाल। समझ रहे हैं? अब सुनो मेरी बात, प्रोसेस क्या होता है, सक्सेस का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले लोग करते हैं आपका विरोध, ठीक है? आप अपने फ्यूचर के लिए इसको लिख भी सकते हो। सबसे पहले लोग करते हैं आपका विरोध। जब आप लोगों के पास प्लान लेके जाते हो, लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, अबे कुछ नहीं होता, फालतू की चीज है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। 40% लोग इस इंडस्ट्री में उस विरोध वाले फेस में ही दफन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड। जब लोगों ने उनको विरोध किया, वो डेड हो गए। उसके बाद दूसरा फेज आता है, 40% के लिए फिर दूसरा फेज आता है, वो होता है मजाक। अब लोग मजाक उड़ाते हैं उसके बाद, पहले तो विरोध कर रहे थे, जैसे लोगों ने पहले आपको रिजेक्ट किया, नहीं हमें नहीं करनी है, नहीं करनी, अब वही लोग आपको मजाक भी उड़ा रहे हैं। जैसे शिवम सर का उड़ाते थे जब वो गली से जाते थे, हाँ भाई ऑडी इधर आ, वो मजाक वाला फेज है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 40% लोग उस फेज में खत्म हो जाते हैं, वो मजाक नहीं सहन कर पाते, उन्हें लगता है यार दुनिया मेरा मजाक बना रही है भाई, इससे तो मैं इस काम को छोड़ ही। बचते हैं दोस्तों 20% लोग, वो 20% लोग वो होते हैं जो कामयाबी तक पहुंचते हैं। 100 में से 80 लोग दम तोड़ देते हैं, 20% लोग कामयाबी तक पहुंचते हैं, और उस 20% में भी 5% लोग हैं जो बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचते हैं। वो लोग होते हैं जो एक ही चीज कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? जब तक अपना ड्रीम पूरा नहीं होएगा, जो अपने एक ड्रीम हमने आज देख लिया, चाहे वो एक बड़ा घर बनाना है, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी लेना है, चाहे वो विदेशी यात्राएं करना है, एनीथिंग विच इज इन योर ड्रीम लिस्ट, जो भी आपका ड्रीम है, आपके ऊपर एक ही चीज होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जिसने दिमाग के अंदर ये डाल लिया ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों,
ठीक है? तो आपको भी सक्सेस के इस प्रोसेस से, इस दौर से गुजरना है। आज हो सकता है आपका विरोध हो रहा हो, रिजेक्ट कर रहे हो लोग, कल को आपका मजाक भी उड़ेगा और तब आप पहुंचोगे सक्सेस तक। अगर तैयार हो इन सारे चरणों से गुजरने के लिए तो आप कामयाब होगे, नहीं तो नहीं होगे। कितने लोग तैयार हैं मुझे बता सकते हैं? जो लोग वीडियो पर हैं अपने हाथ से भी बता सकते हैं, जो लोग वीडियो पर नहीं हैं वो चैट से भी बता सकते हैं। ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप लोगों को यही करना है दोस्तों, ठीक है? और आज जो बातें हमने की हैं, मैंने इसलिए शुरुआत में बोला था कि बातों को लिखा करो, क्योंकि ये एक मूवी की तरह चलता है। 1 घंटे बाद पता नहीं लगता कि कहाँ चला गया। बिल्कुल मैं एप्रिशिएट करता हूँ हमारे कई साथियों को जो बैठकर लिख भी रहे हैं और जो अपने घर के अंदर बैठकर ध्यान से सुन भी रहे हैं। हर ट्रेनिंग को आदत डालिए कि आप लोग लिखिए, क्योंकि आज आप सुनोगे, परसों आप भूल जाओगे। राइट? पर अगर आपके पास लिखा हुआ होगा ना, तो आप उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। पर आप लोगों की सुविधा के लिए मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि इस ट्रेनिंग को, जो तीनों दिन ट्रेनिंग चलेगी, उसको मैं यूट्यूब के ऊपर जरूर डालूंगा ताकि आप लोग उसको बार बार देख सकें, सुन सकें और उससे सीख सकें। ठीक है? तो मेरा आज का पार्ट यही था। मैं एक बार दोहरा देता हूँ मैंने आप लोगों से आज क्या बातें की। सबसे पहली बात मैंने आपसे ये की कि सबसे पहले आपको समझना है कि इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पर हम डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देता है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है। उसके बाद हमने बात करी कि इसको एक करियर की तरह करना है, करियर की तरह करना है। लोग मुझसे चैनल का नाम पूछ रहे हैं। दोस्तों आपको लिंक में अभी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। व्हाट्सएप के जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड है, मैं आपकी सभी अप्लायंस को बोलूंगा कि मेरे चैनल का लिंक आप तक पहुंचा देंगे, आप लोग उस पर सर्च कर सकते हैं। राइट? दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बात करी दोस्तों, करियर की तरह करना है तो दो बातें दिमाग के अंदर, जहन के अंदर डाल लो। पहली बात, समय लगेगा, 2 से 3 साल देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है? और दूसरी बात, आपको स्किल्स लेनी है, स्किल्स लेनी है। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर अडिग रहना है, आपको अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है और ड्रीम लिस्ट को भी ना 3 टुकड़ों में बनाओ। पहली, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जिनको आप अगले 6 से 8 महीने में पूरा करना चाहते हो। दूसरी, मिड टर्म ड्रीम्स जिनको 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपको कंप्लीट करना है। और फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जो 3 साल के बाद आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है? तो मेरे एक साथी ने मेरे से सवाल किया कि बेस क्या है? तो बेस, जो अगर मैं आपसे बिजनेस की बात करूं दोस्त, तो आज जो ये हमने बात करी है ना, ये बेस ही है, ये बेस ही है। इसी के ऊपर पूरी मीनार खड़ी होगी। कल हम बात करेंगे 7 बेसिक स्टेप्स के ऊपर कि बिजनेस को बिल्डअप कैसे करना है। पर ये बेस है कि जब तक आपको इस बिजनेस के ऊपर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, जब तक आप इसको करियर मान के चल नहीं रहे हो, जब तक आप रिजेक्शन से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, जब तक आप सेल्स के प्रोसेस को जान नहीं रहे हो कि विरोध होगा, मजाक बनेगा, फिर सक्सेस मिलेगी, तो आपका बेस ढीला है, हिल जाएगा। बेस यही है, मजबूत करके चलो, सब चीजों से लड़ने के लिए तैयार रहो और उसके बाद पहुंचोगे आप कामयाबी। ठीक है दोस्तों? तो ये आज हमारा डे 1 था एनडीओपी का। आई होप मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीजें यहाँ पर दे पाया हूँ और थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक्स के लिए। एंड कल का और परसों का जो हमारा सेशन रहेगा मैं आपको फिर बता देता हूँ। 2 डेज का भी हमारा और सेशन है, ये 3 डेज का प्रोग्राम है हमारा। कल हम बात करेंगे 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ वेस्टीज के ऊपर और कुछ कल हम बातें करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम में जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, तब ये बिजनेस ना घूम घूम के होता था। हम कहते थे, एक ही चीज कहते थे, जिसकी बाइक में जितना पेट्रोल खर्च होगा वो नेटवर्किंग में उतना कामयाब हो जाएगा। पर आज के टाइम में ना चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। आज हम एक चीज कहते हैं कि जिसका जितना ज्यादा डेटा खत्म होगा वेस्टीज के काम में, फालतू के कामों में नहीं, कि हम अमित बडाना देख रहे हैं और हम अलग अलग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उसमें नहीं खत्म करना। वेस्टीज के काम में जिसका जितना ज्यादा डेटा खत्म होगा, जितना ज्यादा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, उतना बड़ा बिजनेस वो कर सकता है। तो कल का जो हमारा सेशन है, वो मेरे एक बहुत ही काबिल साथी हैं, वो मुझे असिस्ट करेंगे उसके अंदर। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। तो कल सोशल मीडिया के ऊपर हम बात करेंगे, 7 बेसिक स्टेप्स ऑफ वेस्टीज के ऊपर बात करेंगे। थर्ड डे का जो हमारा सेशन होगा वो भी बहुत अमेजिंग सेशन होगा। उसके टॉपिक्स आपके साथ जो है हम कल शेयर करेंगे। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पर आज कनेक्ट होकर, और मुझे पूरा यकीन है कि जितने साथी आज हमारे साथ हैं, वो अगले 2 दिन भी हमारे साथ इस सेशन के अंदर बने रहेंगे। और जो साथी बीच में चले गए हैं,
उन तक भी ये मैसेज पहुँचाएँ कि सेशन को पूरा अटेंड करिए, सेशन को मिस मत कीजिए। ठीक है? विद दीज़ वर्ड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और हम मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।